हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है सी यू ई टी पी जी फॉर पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपका एक पार्ट है आई आर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। ठीक है। उसमें आप लोग देख सकते हो कि आपको ये सारे जो चैप्टर है वो दिए गए हैं। रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कोल्ड वार पॉलिटिक्स है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो दी गई है वो है, एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी है विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है उसके बारे में, कि भाई यहाँ से किस तरीके के सवाल आते हैं। और पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल किस तरीके के आए थे और आगे किस तरीके के आ सकते हैं। क्या आपको इसको डीपली पढ़ना चाहिए या फिर ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना चाहिए। आज ही मुझे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर पूछा था। मैंने सोचा कि जो अदर स्टूडेंट है जो कि हमारे कोर्स से कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पाते, तो अगर उनकी भी हेल्प हो तो ज़रूर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे लेक्चर भी अपलोड है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है वो भी हमने अपलोड कर रखी है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वो आपकी उनके द्वारा आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ पर होने वाली है। आज हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, कि भाई यहाँ से किस तरीके के सवाल बनते हैं। गाइज़, अगर आप लोग हमारे कोर्सेज़ से भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो काफ़ी कम हम लोग रखते हैं। अब 15 जनवरी से हमारे यहाँ पे जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगी, जिसका फ़ीस आपको मिनिमम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और ये जो कंप्लीट सिलेबस है जो कि आपके पास है सीयूईटी पीजी फॉर पॉलिटिकल साइंस का, वो कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज उसमें देखने को मिलने वाली है। देखो, सिलेबस करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर लगानी चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, चैप्टर वाइज मॉक होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक होंगे। तो सारी चीज़ें हमारे एंड से प्रोवाइड करवाई जाएगी। बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ओके। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है उसके बारे में। तो देखो, जब भी आप किसी चैप्टर को यहाँ पर रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उस चैप्टर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहता है। अगर आप उसकी मेन हेडिंग को समझ गए ना, तो फिर आप चैप्टर को इजीली जो है रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको वो क्लियर हो पाएगा एंड में। लेकिन अगर आप उसके उसका मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको वो लगता है। जब आप उसमें पढ़ोगे, उसमें कुछ ऐसे वर्ड आएँगे जो कि आपको नहीं समझ आएँगे। बट अगर आपने स्टार्टिंग से थोड़ा उसका हेडिंग देख लिया, आपको उसका जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, बैकग्राउंड जो है, वो अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर आप आगे जो है उसको ईज़िली समझ पाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन है, तो केवल इतना ही इनका नहीं है। जैसे ये 5 यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में ऐड कर रखी है, तो ऐसा नहीं है, इतनी ही ऑर्गनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड में कई सारी ऑर्गनाइजेशन है, बट इनको इसलिए यहाँ पर ऐड कर रखा है क्योंकि इंडिया का, भारत का इनके अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे तो आप जो फर्स्ट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेम गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसको बोला जाता है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंडिया की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद फिर जब आज़ाद यहाँ पर होता है और लगभग 1960 तक जो है, 1960 तक लगभग-लगभग जो देश है वो आज़ाद हो जाता है और उनके पास अपनी कंट्री को विकसित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और उस समय आपको पता है कि 2 शक्तियाँ उनके सामने थी और जो भी देश आज़ाद हो रहे थे, तो कहीं न कहीं उनको ज़रूरत थी उनमें मिलने की, उनमें शामिल होने की। लेकिन इंडिया ने जो है उस चीज़ से थोड़ा हट के और जो है यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया था, और भी कुछ इसमें लीडर थे, और उसके बाद इसकी यहाँ पर फाइनली स्थापना हुई थी। तो इसलिए इंडिया का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अगर आप लोग फर्स्ट वाले की बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली कि किस तरीके के सवाल यहाँ से बनते हैं। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा कि जो है इनको जो है ईयर वाइज़ यहाँ पर सेट करने के लिए बोला गया था कि किसकी कब स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो अगर अब हम लोग जैसे देखेंगे कि भाई नेम की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में यहाँ पर हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सार्क की, सेकंड की अगर हम लोग बात करें, जो सार्क है उसकी अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1985 में, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यूएनओ की, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है यहाँ पर कब हुई थी,
आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना यहाँ पर हो गई थी। आसियान की जो स्थापना है ये कब हुई थी वो अब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके का जो सवाल है वो यहाँ पर लास्ट ईयर जो है आपका यहाँ पर आया था कि भाई इनको आपको क्या करना है, ईयर वाइज जो है वो सेट करना है। आई थिंक सबका ही था, यूरोपियन संघ का भी यहाँ पर था उसमें। तो यूरोपियन संघ की जो है वो 1993 में हुई थी। 1903 में इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो अब किस तरीके की, जैसे अगर लास्ट उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन ये सीधा सीधा आया था कि भाई आप इनको ईयर वाइज जो है वो सेट करिए। आपको ऑप्शन जो है वहाँ पर दिए गए थे। तो अगर आपको इनका फर्स्ट तो यही हो गया कि आपको याद करना, जैसे करना तो आपको मोटा माटी ही याद है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको एक तो यूएनओ को आपको देखना पड़ेगा, इसका थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी नेम, सार्क, आसियन, यूरोपियन संघ, इनका आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन इसमें जो है आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पर, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी बट आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये हो गया, ईयर वाइज हो गया, मतलब कब किसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा ये कि जब ये बने थे तो कितने देश इसमें जो है वो शामिल थे, जब ये बने थे तब कितने देश शामिल थे यहाँ पर, और आज कितने देश यहाँ पर शामिल है इसमें, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है कि भाई किस में जो है कितने यहाँ पर देश शामिल है, और कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नेम है तो नेम में आपको कई सारे, मतलब जैसे कि ये स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड था, इकोनॉमिक्स वगैरह में इन्होंने कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए थे। तो इसकी कमियां आप देख सकते हो, जब एक क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली बनता है इसकी कमियों में, तो उनको इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को इसमें ऐड किया जाता है। इसी तरीके से आप सार्क में देखेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो मेनली क्यों यहाँ पर हुई थी, किस कारण से, या ठीक है, तो वो सारे आपको देखना पड़ेगा क्या इनका उद्देश्य है, मेन जो उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, वो आपको यहाँ पर जो वह देखना पड़ेगा। और इनके जो लीडर जब बने थे तब और आज के टाइम में, जैसे इनकी इनके जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, जो लास्ट हुआ था वो कब हुआ था, या फिर होने वाला है वो कब होगा, फर्स्ट कब हुआ था, कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था, समझ रहे हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं आपके इन सारे टॉपिक से। ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है तो आपको यही पढ़ना है, बाहर से आपको नहीं पढ़ना है। कि भाई बाहर से अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। बाकी आप ये जो 5 आपको ऑर्गेनाइजेशन दी गई है ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप इनको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, जितना भी मैंने आपको बताया मोटा माटी की ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। एक नोटबुक में आप इनको अलग से नोट कर सकते हैं, और सवाल आपको लगभग लगभग जो है यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। सो आपको इस टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ज़्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको अगर पूछेगा तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। सो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है काफ़ी ईजी चैप्टर है, एंड आप यहाँ से अपने जो 4 मार्क्स है वो कवर कर सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आता है तो भाई साहब आप 12 मार्क्स श्योर है कि यहाँ से आप अपने कंफर्म कर पाएंगे। और इनमें आपको, अगर आपने 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज़ में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। नोट्स भी बनाएंगे तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बुक से भी रीड करते हो तो भी आप 2 दिन के अंदर इन सारे चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हो। यूएनओ के अंदर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बाकी बिल्कुल छोटे छोटे जो चैप्टर है आपको देख लेना है, कितने कंट्री शामिल है। और भी जैसे मैंने बताया ना, इस तरह क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूछ सकता है सार्क में, फिर आपसे सवाल आएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री सार्क में नहीं शामिल है, या फिर आ सकता है कि कौन सी कंट्री शामिल है। वैसे पूछ ये इस तरीके का पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। 3 ऐसी दे देगा जो इसके अंदर आती है, एक ऐसी दे देगा जो कि यहाँ पर इसके अंदर शामिल नहीं है। इसी तरीके से इस वाले के अंदर आ सकता है। बाकी इनमें तो काफ़ी सारे कंट्री है, जैसे नेम की अगर बात करें 120, समझ रहे हो। तो इनसे तो इस तरीके का नहीं पूछ सकता, लेकिन जिनमें इनमें थोड़े चांसेस है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। आशियन वगैरह से यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। यूरोपीय संघ से इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो हमने आपसे डिस्कस करा
कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा हमने आपको ये बताया कि इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक ईज़ी है, तो फिर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएँगे, 12 मार्क्स आपके प्लस ही होने वाले हैं, -1 भी यहाँ से नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करा, 2-3 दिन का टाइम अच्छे से दिया, तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ओके? सो उम्मीद है आज का वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए यूज़फुल जो है वो रहा होगा। अगर रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोर्सेज़ से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। 15 जनवरी से क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो रही है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।